नाज़रीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। नाजरीन, आज हम कई अहम खबरों का अहाता करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जारी गैर कानूनी इंहिदामी कार्रवाई के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इसी बारे में आज हम तफसीली जायजा लेंगे। वाज़ेह है कि 10 जून को अहानत रसूल के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहरों के बाद यूपी हुकूमत एहतजाजियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारियों के अलावा एहतजाज में शामिल होने वाले लोगों के मकानात और उनकी इमलाक को मुनहदिम किया जा रहा है। यूपी हुकूमत कानपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर में इंतजामी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। जमीयतुल उलमा हिंद ने अपनी अर्ज़दाश्त में सुप्रीम कोर्ट से यूपी हुकूमत को इस गैर कानूनी कार्रवाई को रोकने और मुतासिरीन को मुआवजा देने के अलावा इंहिदामी कार्रवाई में मुलविस महकमों और अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद के घर को मिसमार करने के खिलाफ आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाज़ाब्ता अर्जी दाखिल की गई है। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ही हो सकती है। अर्जदार जावेद मोहम्मद की अहलिया की जानिब से दाखिल की जाएगी। इसमें जावेद मोहम्मद की अहलिया ने दावा किया कि मकान उनके नाम पर था, न कि जावेद मोहम्मद के। इसीलिए पीडब्ल्यूडी की इंतजामी कार्रवाई सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। साथ ही आपको बताएं कि आज जमीयत की तरफ से भी अर्जी जो है वो दाखिल की गई है, उस पर भी आज सुनवाई होना है सुप्रीम कोर्ट में। और दोनों मामलों पर हम अपने दो नुमाइंदों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे सुशील पांडे दिल्ली से और मुश्ताक आमिर इलाहाबाद से। सुशील से हम जानना चाहेंगे जमीयत के ताल्लुक से और मुश्ताक से हम जानेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की गई है उसके ताल्लुक से। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जारी गैर कानूनी इंतजामी कार्रवाई के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आज सुप्रीम कोर्ट में जमीयत की इसी अर्ज़दाश्त पर समाअत होना है। वाज़ेह है कि 10 जून को अहानत रसूल के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहरों के बाद यूपी हुकूमत एहतजाजियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारियों के अलावा एहतजाज में शामिल होने वाले अफराद के मकानात और उनके इमलाक को मुनहदिम किया जा रहा है। जमीयतुल उलमा हिंद ने अपनी अर्ज़दाश्त में सुप्रीम कोर्ट से यूपी हुकूमत को इस गैर कानूनी कार्रवाई को रोकने और मुतासिरीन को मुआवजा देने के अलावा इंहिदामी कार्रवाई में मुलविस महकमों और अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील की है। तो इन्हीं मामलों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे दो साथी, सुशील पांडे जिनसे हम जमीयत ने जो अपनी अर्जी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में उसके ताल्लुक से जानेंगे, और मुश्ताक आमिर जिनसे हम इलाहाबाद में जो लगातार कार्रवाई की गई उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल है उसके ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार जो इंहिदामी कार्रवाई की गई है, जिस तरह से जुमे के रोज़ बाद नमाज जुमा जो वाक़यात पेश आए उसके फौरी बाद हमने देखा कि इतवार को ही इलाहाबाद से तस्वीरें आईं जहां पर जावेद मोहम्मद के घर को मिसमार किया गया और उसके बाद से लगातार इस पर बात हो रही है। चलिए सीधे हम रुक करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे इस हेयरिंग के ताल्लुक से जो जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से होना थी, क्या कुछ अभी आपके पास तफसीलात हैं? जी देखिए हिना, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि हिना आज जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी, लेकिन फिलहाल जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग नहीं की गई है। ये उम्मीद था कि शायद जमीयत की तरफ से इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन फिलहाल जमीयत की तरफ से ऐसी कोई मांग सुप्रीम कोर्ट से नहीं की गई है। लेकिन जमीयत ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रही है उस पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत ने अपनी अर्जी में साफ तौर से ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देश जारी करे कि तय नियम और
जो भी कानून संबद्ध कार्रवाई है वही फिलहाल की जाए, और जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार इस बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है जो फिलहाल न्याय संगत नहीं है, देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट होगी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या कुछ आदेश जारी किया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में क्या कुछ आदेश जारी करता है। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा था कि आज जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी, लेकिन जमीयत की तरफ से इस प्रकार से कुछ भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं हुआ है। तो इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट कब इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए जो याचिका जमीयत ने दाखिल की है उसको फिलहाल सुनवाई के लिए लिस्ट करता है। जी सुशील, और हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक आमिर भी। मुश्ताक, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां से तफसीलात आ रही हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ताल्लुक से? हिना, मैं सबसे पहले बता दूं, ये वो जगह है यानी अटाला का चौराहा जहां पिछले जुमे को नमाज के बाद एहतजाजी मुजाहरे के दौरान तशद्दुद हुआ था, यहाँ बड़ी कार्रवाई हुई थी। ये वो जगह है जहाँ पूरी जगह पूरी तरह से सील कर दिया गया है और एक तरह से गैर एलानिया तौर पर कर्फ्यू लगा हुआ है। घरों से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, लोग घरों में कैद होकर के रह गए हैं। अब रही बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल एक लेटर पिटीशन दाखिल की गई थी वुकला के एक ग्रुप की तरफ से, जिसमें ये मांग की गई थी कि जो जावेद मोहम्मद का जो मकान है वो जो गिराया गया है वो उनके नाम नहीं है, उनकी बीवी के नाम है, परवीन फातिमा के नाम है, और जो गिराया गया वो इलीगल तरीके से गिराया गया है, लिहाजा मकान की असर-ए-नौ तामीर की जाए। उसको रिजेक्ट कर दिया चीफ जस्टिस की कोर्ट ने, और ये एक मशवरा दिया उनको कि रिट पिटीशन को रेगुलर तरीके से उसको दाखिल करें, क्योंकि ये रेगुलर तरीके से दाखिल नहीं की गई थी, लेटर पिटीशन की तरह दाखिल की गई थी। तो मैं यहाँ पर बता दूं, लेटर पिटीशन वो होती है जो एक खत की शक्ल में कोर्ट में दाखिल की जाती है। उसको कानूनी तौर पर ये कहा चीफ जस्टिस ने कि आप इसको रेगुलर तरीके से दाखिल करें और हम उसे सुनेंगे। तो आज जो दाखिल की गई है रिट पिटीशन, वो जावेद मोहम्मद की जो वाइफ हैं, रहिया हैं, उनकी तरफ से दाखिल की गई है, परवीन फातिमा की तरफ से, और उसमें ये जो मांग की गई है, ये कहा गया है प्रेयर में कि उनका ये मकान उनके नाम है और उनके मायके की तरफ से उनके वालिद ने तोहफे में दिया था। इस मकान से जावेद मोहम्मद का कोई लेना देना नहीं, लिहाजा जो मकान गिराया गया है वो इलीगल तरीके से पीडीए ने गिराया है और इसकी असर-ए-नौ तामीर किया जाए, इसका मुआवजा दिया जाए और उन लोगों के खिलाफ पीडीए के जो अफसरान जो इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिना, तो इस तरह से आज इस पिटीशन को दाखिल किया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई समाअत नहीं हुई है। अब देखना यह है कि समाअत के बाद कोर्ट का क्या रुख होता है। हिना जी बिल्कुल, और आपसे इस अहम ताल्लुक से हम लगातार जानकारी जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार सियासत भी गरमाई हुई है। सुशील, आपसे फौरी तौर पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से जमीयतुल उलमा हिंद ने इस मामले में ये कहा है कि कहीं ना कहीं यूपी हुकूमत को बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है, सबसे अहम आपसे ये जानना चाहेंगे कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं, अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें। आज देखिए, साफ तौर से जमीयत की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है उस अर्जी में उन्होंने 4 मांगे की हैं। पहला कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई करती है क्या वो न्याय संगत है। जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरह से अगर कोई भी आरोपी इस पूरे मामले में आरोपी होता भी है तो ट्रायल यानी कि मुकदमा चलाने के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार बिना कोर्ट के आदेश के ही बुलडोजर की कार्रवाई करती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि बिना ट्रायल के और अपने आरोपों के आधार पर जिस तरह कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, और न केवल प्रयागराज में बल्कि कानपुर और तमाम ऐसी जगहों पर यह फिलहाल सही नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जमीयत की तरफ से याचिका बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दाखिल की जा चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया है, जिसकी सुनवाई फिलहाल कोर्ट कर रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक अहम
टिप्पणी की थी और ये कहा था उत्तर प्रदेश सरकार से ही ना जी। कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है तो नियमों के मुताबिक ही की जानी चाहिए और राज्य सरकार को इस प्रकार की कार्रवाई से बचना चाहिए। जी जी। बहरहाल उत्तर प्रदेश में फिलहाल जुमे के बाद जिस तरह दंगा हुआ और दंगा करने के बाद ये उम्मीद जताया जा रहा था कि अब उत्तर प्रदेश सरकार का जो अगला कदम होगा वो बुलडोजर की कार्रवाई होगी और ऐसा देखने को मिला और इसीलिए फिलहाल जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और ये मांग किया गया कि बिना कोर्ट के आदेश के, बिना इस मामले में ट्रायल चलाए अगर प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई करती है तो क्या वो नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई की गई है या फिर नहीं। और जैसी खबर आ रही है जी सुशील, उस खबर के मुताबिक जिस घर पर यह कार्रवाई की गई है उस घर का मालिक कोई और था। हालांकि ये बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि नक्शे में कमी थी, यानी कि नक्शे के आधार पर वो मकान नहीं बना था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर ही ना ये भी खड़ा होता है कि क्या वो कार्रवाई का मौजूदा समय अभी था, क्या जो नक्शे की कार्रवाई यूपी सरकार करने वाली थी क्या इससे पहले उनकी तरफ से कोई तैयारी की गई थी या नहीं। बहरहाल जमीयत की जो याचिका है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा ही ना तो ये देखना बेहद अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है। क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई न केवल उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की भी तरफ से ऐसे कई मामले देखे हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। लेकिन ये बुलडोजर की कार्रवाई कानून के मुताबिक कितनी सही है इसका परीक्षण फिलहाल सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो देखना बेहद अहम होगा ही ना कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ दलीलें कोर्ट में रखी जाती हैं। जी सुशील, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे नाजरीन तक वो तमाम मोटे तौर पर बात पहुंचाई है जिसको लेकर जमीयतुल उलमा हिंद ने अदालत से रुजू किया है। और ये इतनी अहम कार्रवाई इसलिए भी बन गई है क्योंकि हालिया दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि बुलडोजर के जरिए किस तरह से जो भी मुनहदिम किए जा रही हैं तमाम तर इमारतें, उनको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी था जानना कि जमीयतुल उलमा हिंद ने आखिर अपनी इस एप्लीकेशन में कहा क्या है। अब हम रुख करना चाहेंगे मुश्ताक आमिर का। मुश्ताक, इतवार से जब से ये कार्रवाई की गई है लगातार आप हमें तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। उस दिन भी हमने ये देखा था वहां मौजूद जो लोग थे उनका साफ तौर पर कहना था, खास तौर पर जो जिस घर को मिसमार किया गया वहां पर साफ तौर पर कहा गया कि रात में नोटिस लगाया जाता है, सुबह में अचानक उस घर को मुनहदिम कर दिया जाता है। और उसके बाद से लगातार इस कार्रवाई पर यूपी हुकूमत ने जो कार्रवाई की उस पर सवाल उठने लगे हैं। वहां पर जो आसपास तमाम लोग हैं या क्या कुछ तफसीलात निकलकर सामने आई हैं अभी तक? हिना, देखिए जो इंतजामी कार्रवाई थी उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। जावेद मोहम्मद का जो मकान गिराया गया है, परवीन फातिमा का जो मकान गिराया गया, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गोविंद माथुर साहब का जो बयान आया है वो सबने पढ़ा है। और अब ये सवाल उठने लगा है उन लोगों की तरफ से जिनका ताल्लुक कानून से है, जिनका ताल्लुक मानवाधिकार या इंसानी हुकूक से है, जो समाजी कारकुन है, पॉलिटिकल लोग हैं। कल भी समाजवादी पार्टी ने, यहाँ की समाजवादी पार्टी ने एक मेमोरेंडम दिया है डीएम को और जिसमें ये सवाल उठाया गया है कि जावेद मोहम्मद का जो मकान गिराया गया है किस आधार पर गिराया गया है, जबकि वो मकान उनका नहीं था, उनकी बीवी का मकान था। और दूसरा ये कि 24 घंटे जो नोटिस लगाई गई वो पिछले डेट में लगाई गई है। उनका ऐसा आरोप है, ऐसा इल्जाम है कि 24 घंटे पहले जो लगाई गई थी वो पिछले डेट की लगाई गई थी। तो उनको मौका भी नहीं मिल पाया जावेद मोहम्मद के घर वालों को अपना सामान निकालने का और बहुत से कीमती सामान जाया हो गए जब उसको मकान गिराने की कार्रवाई चल रही थी। तो अब ये सवाल सब जगह उठाए जा रहे हैं, तकरीबन मीडिया में भी उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया में भी उठाया जा रहा है। और खुद साबिक चीफ जस्टिस की तरफ से जब ये सवाल उठा दिया गया तो इसमें एक तरह से बहस में और एक शिद्दत आ गई है। तो अब ये पीडीए को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसको किस तरह से कानूनी तौर पर अदालत के अंदर ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये सबूत देना पड़ेगा कि उसने किस आधार पर जावेद मोहम्मद का मकान गिराया है। और फिर ये भी तय किया जाएगा अदालत में
कि जो नोटिस लगाई गई थी वो 1 महीना पहले लगाई गई थी कि नहीं लगाई गई, कि चंद घंटे पहले रात में ही लगा दी गई और सुबह मकान गिरा दिया गया। तो ये सारा जवाबदेही शासन की भी, प्रशासन की भी जवाबदेही कोर्ट में तय होगी और पीडीए अधिकारियों की भी तय होगी। तो एक तरह से अब ये मामला जो है लीगल होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल मामला है जिसको तूल पकड़ने का बंदेशा बन गया है। मुश्ताक, आपसे फौरी तौर पे बहुत जल्दी ये भी जानना चाहेंगे, मुश्ताक ये जानना चाहेंगे क्या इस तरह के कुछ और नाम भी सामने आए हैं जिनके मकानों को मुनहदिम करने की बात की जा रही, इस तरह की कोई जानकारी? मैं यही अर्ज करना जा रहा था हिना कि अभी ये देखिए तकरीबन 5000 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और तकरीबन 92 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 30 के करीब लोगों को पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। SSP ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि बाज़ लोग ऐसे हैं इनमें जिनमें हम संगीन धाराओं के तहत मुकदमा हमने दर्ज किया है और इनके खिलाफ NSA की कार्रवाई या गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। तो अभी ये इलाका जहाँ चौराहे पर हम खड़े हैं, अटाला का चौराहा, जहाँ पर प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, यहाँ बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिनको नोटिस इशू किया जा रहा है और पोस्टर जारी किए जाएंगे, जैसे कानपुर में प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ पोस्टर जारी किए गए थे। तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। हम अपने दोनों साथियों का, सुशील पांडे का दिल्ली से जो लगातार हमारे साथ मौजूद रहे और मुश्ताक आमिर जो कि इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद रहे, दोनों साथियों का बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लगातार तमाम तर जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। खबर दोपहर में एक और अहम खबर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से ईडी ने फिर पूछताछ शुरू कर दी है। कल राहुल गांधी से एजेंसी ने तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की थी। आज ईडी दफ्तर जाने से पहले राहुल गांधी AICC हेडक्वार्टर पहुंचे। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। AICC
दफ्तर में राहुल गांधी ने पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ तबादला ख्याल किया और फिर ईडी दफ्तर की जानिब गए, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडरों और कारकुनों को कांग्रेस हेडक्वार्टर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। बड़े पैमाने पर एहतजाजी लीडरों और कारकुनों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान कांग्रेस कारकुनों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया है। इसी की वजह से राहुल गांधी को मरकजी एजेंसियों के जरिए परेशान किया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद है। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, इस पूरे मामले को लेकर आज क्या कुछ सामने आया है? राहुल गांधी से आज लगातार दूसरे दिन आज पूछताछ चल रही है। राहुल गांधी तकरीबन 11:05 पर आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आए और इस वक्त में राहुल गांधी पूछताछ की जो प्रक्रिया है उनसे चल रही है। जो ईडी मुख्यालय है, ईडी मुख्यालय में जो बी विंग के अंदर में ये तफ्तीश चल रही है। वी विंग में तीसरे फ्लोर पे है और वहां पर एचआईयू का जो ब्रांच है, उस एचआईयू ब्रांच में पूछताछ चल रही है। पूछताछ की प्रक्रिया में जो पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है उसमें जो असिस्टेंट एडिटर लेवल के असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के 2 अधिकारी हैं जो इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। इसके साथ ही डिप्टी डायरेक्टर स्तर के एक अधिकारी हैं जो इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ, जिस तरह से पिछले 6 महीने पहले इस मामले को दर्ज किया गया था, हालांकि ये मामला दर्ज करने के मसले को लेकर कई बार सवाल हो रहा है और कल से ही कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के द्वारा ये सवाल किया जा रहा है कि जब इस मामले में कोई एफआईआर ही रजिस्टर्ड नहीं है तो आखिर ईडी ने किस तरह से इस मामले को दर्ज किया, ईडी ने इस मामले को कैसे इस मामले में पूछताछ कर रही है। तो ये मामला समझना बेहद लाजमी है, बहुत बेहद आवश्यक है। और जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराया था और वो इनकम टैक्स के रिपोर्ट के आधार पर, उसके बाद कोर्ट ने ही इस मामले को संज्ञान लिया। उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश में यह पाया कि कई लोगों को नामजद बनाया जा सकता है, जिसमें कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके साथ साथ कई अन्य लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। जो यंग इंडियन लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसका वास्ता सीधे तौर पर जुड़ा था एजल से, एजल का किस तरह से अधिग्रहण किया गया, एजल में किस तरह से 90 करोड़ का जो एक कर्ज का मसला हुआ और किस तरह से कांग्रेस पार्टी से सीधा कनेक्शन इसमें जुड़ता है। तो लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए राहुल गांधी से मामले में पूछताछ चल रही है। हालांकि जो पूछताछ की प्रक्रिया होती है उस चाहूंगा कि ईडी की जो पूछताछ होती है उस पूछताछ की प्रक्रिया में तमाम जो सवाल पूछे जाते हैं वो उसको जवाब देना होता है। पूछताछ में भी आपको जवाब भी देना है, साथ साथ में उसको लिखना भी जी। इसीलिए ईडी की पूछताछ की प्रक्रिया इतनी लंबी सी होती है। कल राहुल गांधी रात में 11:30 बजे के लगभग में ईडी मुख्यालय से बाहर निकले। हालांकि जो पूछताछ की प्रक्रिया है कल रात में उनकी तकरीबन 8:30 बजे थी, लेकिन पूछताछ की जब प्रक्रिया पूरी होती है तो वो उस जो आपने स्टेटमेंट दिया आपको पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के बाद ही उसके बाद अंतिम तौर पर आपको जाने की इजाजत दी जाती है। जब उसको पढ़ाया गया, उनके वकील के सामने पढ़ाया गया, तो उसके बाद देखा गया कि काफ़ी अशुद्धियाँ थी, काफ़ी त्रुटियाँ थी, लिहाजा वो उनके वकील के द्वारा सलाह दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी ने उन त्रुटियों को उस मामले पे हटाया और उसके बाद जहां जहां उन्होंने ओवर राइटिंग किया था उस जगह पे उनका साइन कराया गया। तो ये तमाम जो प्रावधान है आज भी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी से पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया आज प्रक्रिया की बात करें तो तकरीबन 2 बजे लंच ब्रेक होगा, उसके बाद फिर पूछताछ की प्रक्रिया जारी रहेगी। शंकर, काफी अहम पॉइंट आपने यहाँ हमारे तमाम नाज़रीन दर्शकों तक पहुंचाया है कि ये पूछताछ लंबी इसलिए होती है क्योंकि इसमें टेक्निकल कुछ चीजें हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने ये समझाई है और ये अब समझ में आ रहा है कि क्यों ये पूछताछ जो है ये आगे भी की जा रही है। सियासत तो होती रहेगी, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ईडी की जो एक कार्रवाई है ये नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कितनी अहम समझी जा रही है? क्या कुछ मायने अगर इसके निकाले जाएं, अगर आप हमें समझा सके टेक्निकल तौर पर। शंकर, देखिए, सबसे इस मामले को अगर समझना है तो एजल का मसला समझना होगा। एजल का मसला क्या था कि ये उसकी शुरुआत 1938 में हुई, यानी कि देश की आज़ादी के पहले। उस वक्त में एजल के को एक कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए, देश की आज़ादी के लिए जिस तरह से एक कहा जा सकता है उस वक्त का वो मुखपत्र होता था। एजल के तहत 3 अखबार का स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि पहला था नेशनल हेराल्ड जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता था, कौमी पत्रिका जो उर्दू का अखबार होता था, और तीसरा था नवजीवन। ये 3 अखबार
एजेल के द्वारा स्टार्ट किया गया था और उसके बाद नेशनल हेराल्ड में जिस तरह से करप्शन का मामला देखने को मिला, उसी मामले को आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 6 महीने पहले मामला दर्ज किया। हालांकि 2 अखबार और अभी बाकी हैं, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभ नहीं हुई है। कौमी पत्रिका जो बंद हो चुकी है जी। और लगभग में वो उस मामले को भी लेकर पिछले काफी समय पहले सवाल उठा था। और हिंदी का एक और अखबार होता था जिसका वास्ता सीधे एजेल के साथ जुड़ता है, वो था नवजीवन। नवजीवन में भी कई सवाल हैं, लेकिन अभी तक वो मामला खुला नहीं है। तो एक कहना चाहेंगे कि अभी पहला मामला खुला है नेशनल हेराल्ड, और नेशनल हेराल्ड के मामले में ये पूछताछ चल रही है और देखना लाजमी होगा कि जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा इस मामले में कई बड़े खुलासे होंगे और आने वाले वक्त में कई जो एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन है वो भी सामने आ सकता है। फिलहाल जो भी नेशनल हेराल्ड का मसला है, नेशनल हेराल्ड के मामले में ये पूछताछ चल रही है और नेशनल हेराल्ड से ही कनेक्शन जुड़ता है यंग इंडियन लिमिटेड। यंग इंडियन लिमिटेड जिसका सबसे ज़्यादा जो शेयर है कहते हैं उस कंपनी का वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम से है। 38% दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। बाकी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम से था। हालांकि दोनों का इंतकाल हो चुका है, दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो पूरा कंपनी का जो मालिकाना हक है अब एक तरह से समझा जा सकता है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। अभी पूछताछ राहुल गांधी से हो रही है। 23 जून को सोनिया गांधी को भी बुलाया गया पूछताछ के लिए। निश्चित तौर पे जब वो पूछताछ होगी उसके बाद कई और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं। तो अभी पूछताछ का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई है। और एक और मसला है जिस मसले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां ज़्यादा बढ़ी हैं, राजनीतिक चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं कि अगर राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो ये शक्ति प्रदर्शन क्यों? जिस तरह से कल शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, आज भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के काफी युवा नेता आज यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि ये पहली बार पूछताछ एजेंसी के द्वारा नहीं हो रही है किसी भी बड़े राजनीतिक शख्स के साथ में। अगर किसी पे आरोप लग रहा है तो उस मामले में पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन उसमें शक्ति प्रदर्शन दिखाने की क्या आवश्यकता है? ये मसला भी जांच एजेंसी के अधिकारी कहते हैं। हालांकि जांच एजेंसी के सूत्र हमारे बताते हैं कि इस मामले पर जो कानूनी प्रक्रिया होती है उस कानूनी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी के साथ पूछताछ हो रही है। अन्य दूसरे भी जो आरोपी होंगे उनसे भी कानूनी प्रक्रिया के तहत पूछताछ होगी। लेकिन आज देखा जाए कि लुटियन जोन से है, जो लुटियन जोन देखा जाए, चाहे अब्दुल कलाम मार्ग कहा जाए, मोतीलाल नेहरू मार्ग कहा जाए या कांग्रेस मुख्यालय के आसपास, तो ये पूरा एक लुटियन जोन जो है आज कांग्रेस के जो इस महाशक्ति प्रदर्शन के वजह से काफ़ी प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते यहाँ के जो लोग हैं जो आसपास में काम करते हैं रहते हैं उनको काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एजेल से मसला स्टार्ट हुआ, एजेल से मसला पहुंचा नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड से मामला आगे बढ़ा यंग इंडियन लिमिटेड पर। जी बिल्कुल शंकर, तो काफी अहम मामला है ये और काफी तफसील से आपने हमारे नाज़रीन को आज इस मामले की जो बारीकियां हैं वो भी समझाई हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथी शंकर आनंद, जो कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से ईडी की जो पूछताछ हो रही है उसके बारे में तफसीलात फराहम कर रहे थे। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।